हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विवो की ऑनलाइन क्लास में। और मैं नेहा कुमावत आपको पढ़ाने वाली हूँ अकाउंटिंग में हमने क्या क्या डिस्कस करा था। अभी तक हमने अकाउंटिंग के खातों के प्रकार, अकाउंट्स के टाइप्स पढ़े थे कि कितने प्रकार होते हैं। 3 खातों के प्रकार थे, तीनों के बारे में हमने जाना था कि हमें डेबिट किसको करना है, हमें क्रेडिट किसको करना है, कैसे पता कर रहे थे। 3 खाते थे, उनके नियम थे और तीनों नियम अपनी अपनी बात करते थे, अपना अपना पक्ष रखते थे। क्या कहते थे? पहला कहता था कि मैं हूं व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। इसका नियम कहता था कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। डेबिट करने वाला कहता था पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले को क्या करो? डेबिट करो। डेबिट को हिंदी में नाम कहा जाता है। और देने वाले को क्रेडिट करो, या हिंदी में कहा जाता है जमा करो। क्या था? हमने जाना था व्यक्ति कौन कौन थे। इंग्लिश में इसको कहा जाता था पर्सनल अकाउंट, राइट। पर्सनल अकाउंट कहा जाता था, यानी पाने वाला कोई भी व्यक्ति है, कुछ प्राप्त करता है या रिसीव करता है, उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। वहीं अगर कुछ देता है या कोई गिवर है तो उसके खाते को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। कौन कहता था? व्यक्तिगत खाता कहता था। अब व्यक्ति में हमने पढ़ा था कोई भी व्यक्ति, राम, मोहन, सोहन, कविता, अगर कोई भी ये है तो इनके खाते व्यक्तिगत खाते माने जाएंगे। साथ ही ऐसे व्यक्ति जिन्हें किन्हीं व्यक्तियों ने बनाया है था, तो मैंने आपको बताया था उसको कहते थे कृत्रिम व्यक्ति, जिसमें आर्टिफिशियल व्यक्ति के बारे में बताया था, वो भी व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। कैसे? जैसे कोई संस्था हो गई, कोई फर्म हो गई, कोई कंपनी हो गई, और की साथ साथ लोकल अथॉरिटी हो गई, कोई हॉस्पिटल हो गया। ये सारी कृत्रिम व्यक्ति है जिन्हें किसी न किसी व्यक्ति ने ही बनाया है, तो ये भी व्यक्ति की श्रेणी में आते थे। अगर कोई कंपनी, फर्म कुछ प्राप्त करती है तो उसको भी क्या करो? डेबिट करो। अगर कोई कंपनी, संस्था, फर्म, कृत्रिम व्यक्ति कुछ देती है तो उसको भी क्या करो? क्रेडिट करो। व्यक्ति तो है ही, साथ साथ कृत्रिम व्यक्ति को भी हमने लिया था, राइट। तो ये हो जाते हैं अपने व्यक्तिगत खाते का नियम। साथ ही दूसरा था वास्तविक खाता, जिसको कहते हैं वस्तुगत खाता भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल अकाउंट, राइट। क्या होता है वास्तविक खाता, वस्तुगत खाता? वस्तु होती है, कोई ना कोई वस्तु होगी, वास्तविक जो रियल में होगी। हमने क्या देखा था? इसके भी 2 रूप थे। ये डेबिट की बात अलग करता था, क्रेडिट की बात अलग करता है। सिंपल सी बात है, वस्तुगत खाता है, वस्तु के बारे में बात करता है कि आने वाली वस्तु को और संपत्ति को क्या करो? डेबिट करो। तो ये यही बोलता था आने वाली बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर आने वाली वस्तु व संपत्ति को क्या करो? डेबिट करो, राइट। साथ ही साथ कौन कहता था? ये व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता कहता था आने वाली वस्तु संपत्ति को डेबिट करो, राइट। उसी तरह क्रेडिट की बात क्या करता था? जब आने पर डेबिट कर रहे तो इसके अपोजिट क्या होगा? जाने पर, तो राइट, जाने वाली वस्तु संपत्ति को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, वस्तु व संपत्ति को क्रेडिट कर दो, राइट। यही बात करता था। अब संपत्ति को मैंने अपनी शब्दावली में भी बताया था, संपत्ति क्या हो सकती है? मशीन, फर्नीचर, जो भी है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। कोई बिल्डिंग आपने ले रखी है वो आपकी संपत्ति है। अगर कोई स्टॉक है, बिजनेस में आ रहा है, वो वस्तु है, तो वो सब जब आते हैं तो डेबिट करो और जब जाते हैं तो क्रेडिट कर दो। कौन कहता है? वास्तविक खाता कहता है, वस्तुगत खाता कहता है कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। तीसरा आता है नाम मात्र का, और इसको अवास्तविक भी कहते हैं, अवास्तविक खाता भी कहते हैं। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट, राइट। नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। अब ये इसके क्या नियम हैं? ये किसकी बात करता है? डेबिट और क्रेडिट की, कि डेबिट किसको करना है, राइट। अवास्तविक है, ये नाम मात्र का है।
अब हमारे बिजनेस में पर्सन्स भी हो गए, असेट्स वस्तु और ये भी हो गए, साथ ही अब बिजनेस के अंदर क्या होगा, खर्चा भी होगा, व्यय भी होगा, राइट। हानि भी हो सकती है, कभी ना कभी बिजनेस है तो हानि होगी, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो हानि भी होगी, राइट। तो डेबिट किसको करना है, खर्चों को व हानियों को क्या करना है, डेबिट, राइट। उसी तरह क्रेडिट किसको करेंगे, तो इसके अपोजिट क्या होगा, लाभ हो गए व आय हो गई, तो उसको क्या कर दो, लाभ व आय को क्रेडिट कर दो। अब मैम ये खर्च क्या होते हैं और ये हानियां क्या होती है, शब्दावलियों में पढ़े थे, अभी वापस रिपीट कर देते हैं। कोई भी खर्चा हो गया बिजनेस के अंदर, जैसे आपने सैलरी दी, रेंट चुकाया, या फिर कोई बिजली के बिल चुकाए, वाटर बिल चुकाया, जो बिजनेस के अंदर होने वाले खर्चे हैं, जो महीने या बार बार प्रवृत्ति के होते हैं, जो महीने में देने ही होते हैं। सपोज कोई भी हो गए, स्टेशनरी लेकर आए बिजनेस के लिए तो वो एक खर्चा हो गया, वेतन, मजदूरी, भाड़ा चुकाया, ये सारे क्या होते हैं, खर्चे होते हैं जो जनरेट होते ही रहते हैं। अगर कोई हानि हो गई, सपोज आपके बिजनेस में क्या हो गया, स्टॉक पड़ा था और आग लग गई, अब आग लग गई तो आपके लिए क्या हुआ, हानि हुई, आपके लिए हानि हुई। तो कौन कहता है, नाम मात्र का नियम कहता है अगर हानि हो ना तो उसको डेबिट कर दो, खर्चा हो तो उसको डेबिट कर दो। कौन कहता है, नाम मात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट, राइट। उसी तरह क्रेडिट किसको कर दो, सपोज कोई प्रॉफिट हो गया बिजनेस में अच्छा खासा, और उसी तरह कोई इनकम हो गई, कोई आय हो गई। अब मैम आय क्या थी, आय जैसे कुछ भी हो सकती है, जैसे आपने सेल्स करी, कुछ बेचा तो वो आपकी आय है, किराया प्राप्त करा, कमीशन प्राप्त करा, छूट प्राप्त करी, डिस्काउंट प्राप्त करी आपने, या फिर आपने ब्याज ही प्राप्त करा, तो ये सब जो आपने प्राप्त करा ये आपके लिए आय है। और आय को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कौन कहता है, नॉमिनल अकाउंट का नियम। ये हमने पढ़े थे अकाउंट्स के बारे में कि अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स के प्रकार पढ़े थे, तीनों प्रकार पढ़े, ये इन्हीं को ही गोल्डन रूल्स कहा जाता है। और डेबिट और क्रेडिट का नियम जो सिद्धांत है वो दोहरा पद्धति के आधार पर लगता है, आपको पता ही है। दोहरा पद्धति में एक को डेबिट करना है तो दूसरे को क्रेडिट करना है सेम अमाउंट से, यही हम जानते थे, राइट। अब क्या सिर्फ इन चीजों को पढ़ना ही मात्र है कि आगे इनका यूज आएगा, बिल्कुल आएगा। हम ऐसे ही कोई चीज कभी नहीं पढ़ते हैं। तो जो हम नियम पढ़े हैं वो आगे कहाँ काम आएंगे, आगे आएंगे जर्नल में। तो मैं आपको आज जर्नल के बारे में बताने वाली हूँ और हमारा टॉपिक ही जर्नल का ही है। जर्नल क्या होती है, जर्नल में एक बुक है जिसमें लिखा जाता है। अब मैम क्या लिखा जाता है, लेन देन को इसमें लिखा जाता है। कोई भी बिजनेस में लेन देन हुई तो उसको लिखा जाता है, किस आधार पर, इन डेबिट और क्रेडिट के आधार पर ही, इन नियमों के आधार पर ही उसमें लिखा जाता है, ठीक है। अब लिखते क्यों हैं, जब हमने लेखांकन की प्रक्रिया पढ़ी थी तो उसका तीसरा चरण था रिकॉर्ड करना। अब लिख क्यों रहे, ताकि हमें याद रहे। हम लिखेंगे क्यों, कि अगर हमने किसी को माल बेचा, माल खरीदा, तो हम उसको लिख क्यों रहे हैं, ताकि हमें याद रहे कि ये ट्रांजैक्शन हुई थी, इतनी अमाउंट की हुई थी और इस दिन हुई थी, इसलिए अपन लिखते हैं। तो लिखने की जो स्टार्टिंग है जो हम आज कर रहे हैं और हमने इतनी चीजें पढ़ी, वो उसके पीछे यही लॉजिक था कि हम उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो पहला हम आज पढ़ रहे हैं जर्नल में लेखा करना। क्या होता है, इंग्लिश में इसको जर्नली कहा जाता है, हिंदी में इसको रोजनामचा कहा जाता है, रोजनामचा पुस्तक। इसमें क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो डे टू डे, जितने भी एक दिन में जितने भी हुए, दूसरे दिन डेट वाइज जितने हुए उनको रिकॉर्ड करा जाता है। सपोज किसी से माल खरीदा तो बेचा भी होगा, तो उसी तरह कोई खर्चा भी किया होगा तो हमें कोई ना कोई इनकम भी प्राप्त हुई होगी। तो अब लिखे कहाँ, वो हम इसमें लिखेंगे। और जनरल बुक को ही प्राथमिक लेखा पुस्तक कहा जाता है। फर्स्ट जब अपन एंट्री करते हैं पुस्तकों में तो हम किस बुक में करते हैं, जर्नल में ही करते हैं, तो इसको प्रथम बुक के नाम से भी जाना जाता है। अब हम कैसे इसमें लिखते हैं, क्या इसका कोई फॉर्मेट है, बिल्कुल इसका एक फॉर्मेट, इसका एक प्रारूप भी है। क्या प्रारूप है वो हम देखते हैं। कुछ इस तरह आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जर्नल का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो इसमें क्या होता है,
इसमें फर्स्ट ऑफ फर्स्ट लिखा जाता है। आप इसको एक बुक की तरह समझ सकते हो। जैसे अगर आपको क्लास में कुछ पढ़ाया जाता है तो आप रजिस्टर में लिखते हो कि ये टॉपिक ऐसे पढ़ा रहे। उसी तरह बिजनेस में भी हर लेन देन के लिए एक पुस्तक रखी गई है, तो पहली पुस्तक ही जनरल पढ़ रहे हैं और उसमें ही हम लेन देनों को रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे? उन आधारों पर, उन सिद्धांतों पर जो हमने खातों के प्रकार पढ़े हैं, उनके आधार पर, गोल्डन रूल्स के आधार पर। वो जो हमारे 3 मित्र हैं, कौन कौन से मित्र हैं मैम? अकाउंट्स के तो 3 ही हैं गोल्डन रूल्स। कौन कौन से? नाम मात्र, वास्तविक और व्यक्तिगत खाता। इनके आधार पर ही डेबिट क्रेडिट करेंगे, तो उनको ही इसमें फॉलो करना है, राइट। वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो किस में करेंगे वो हम पढ़ रहे हैं। तो जनरल का हमने फॉर्मेट देखा। तो इसमें फर्स्ट है, यहाँ लिखा जाता है जनरल ऑफ श्री और MS मिस। अगर कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में, अगर कोई महिला है तो उसके नाम लिख दिया जाता है। जैसे सपोज मुकेश अंबानी का बिजनेस है, तो मुकेश अंबानी की जनरल बुक बनेगी तो क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा जनरल ऑफ श्री मुकेश अंबानी, राइट। ये लिखा जाएगा। जिसकी बुक बन रही, जिस बिजनेसमैन है उसका नाम लिखा जाएगा। और एक चीज यही बता देती हूँ, बिजनेस की पुस्तकों में, यानी जब हम प्रविष्टियां करेंगे वहां कभी भी बिजनेसमैन का नाम नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर आएगा कि किसकी बुक्स में एंट्री हो रही है। अंदर प्रविष्टियों के अंदर कभी भी व्यापारी का, व्यावसायिक का, बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखा जाता है। ये आपको याद रखना है। और ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, आप पॉइंट नोट आउट करते रहिए, राइट। अब हम पढ़ते हैं ये लिखने के बाद क्या लिखना है। अब फर्स्ट आता है डेट। डेट आता है, डेट यानी दिनांक, आपको पता ही है। जैसे हम होमवर्क करते हैं तो यहाँ दिनांक लिखते हैं ना, आज ये पढ़ाया, उसी तरह यहाँ बुक में भी डेट लिखनी है। अब डेट कौन सी लिखनी है? जिस दिन व्यवहार हुआ है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, उस दिन की डेट लिखनी है। सपोज आपने राम को माल बेचा 4 तारीख को, 4 जनवरी को माल बेचा, तो वो 4 जनवरी है, वो यहाँ आएगी, ठीक है। तो दिनांक लिखनी है, जिस दिन व्यवहार हुआ है, जिस दिन ट्रांजैक्शन या जिस दिन लेन देन हुई है, उस दिन आपको क्या लिखनी है? डेट लिखनी है। मंथ भी साथ में लिखना है, राइट। तो ये हो गया डेट का कॉलम। फिर आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर्स को हिंदी में बोला जाता है विवरण। अब ये विवरण क्या होता है? जो भी लेन देन हुई उसके बारे में लिखना है कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। किन आधारों पर? खातों के प्रकारों के आधार पर, राइट। तो नेम ऑफ अकाउंट टू डेबिट, जिस खाते को डेबिट करना है वो ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। जिस खाते को डेबिट करना है वो ऊपर लिखा जाएगा। साथ ही साथ जिसको क्रेडिट करना है उसको टू करके उस खाते का नाम आ जाएगा क्रेडिट। और याद रखना, क्रेडिट के लिए क्रेडिट लिखा नहीं जाता है जनरल बुक में। टू का अर्थ ही क्या हो जाता है? क्रेडिट को डिनोट करता है। टू का अर्थ ही किसको डिनोट करता है? क्रेडिट को, राइट। सपोज हम आगे एंट्रीज करेंगे, उसमें आपको इस अच्छे से पता चल जाएगा। सिंपल सी बात यहाँ याद रखिए कि डेबिट कर रहे हैं तो ऊपर और क्रेडिट कर रहे हैं तो नीचे टू के नाम से आएगा। बाकी हम जब एंट्रियां करेंगे वहां आपको प्रैक्टिस के तौर पे पता चल जाएगा कि कैसे प्रैक्टिकल हो रहा है, राइट। उसके बाद आता है LF, इंग्लिश में कहा जाता है लेजर फोलियो, ठीक है। अब लेजर फोलियो को हिंदी में कहते हैं खतौनी पृष्ठ संख्या। अब ये खतौनी पृष्ठ संख्या क्या होती है? जो आपने ट्रांजैक्शन लिखी है उसकी आगे जब आप खतौनी करोगे, लेजर बनाओगे ना, उसका पेज नंबर होता है। तो अभी आप ये याद रखिए कि एक तरह से पेज नंबर है कि इसकी चीज आगे कहाँ मिलेगी, तो उस पेज नंबर पे मिलेगी, राइट। जैसे आपकी बुक होती है तो अनुक्रमणिका होती है, तो आप लिखते हो ना, या बुक में लिखा होता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इस पेज नंबर पर है। उसी तरह इसमें है कि ये लेन देन है, इसकी खतौनी इस पेज नंबर पे है, इसलिए यहाँ LF लिखा जाता है, लेजर फोलियो, खतौनी पृष्ठ संख्या लिखी जाती है, राइट। अब है डेबिट अमाउंट, ये DR यानी डेबिट। तो डेबिट अमाउंट क्या है? जो भी आप खाता डेबिट कर रहे हो, नाम कर रहे हो, कितनी राशि से वो डेबिट हो रहा है। सपोज आपने राम को माल बेचा 5,000 रुपए, तो वो 5,000 रुपए डेबिट पक्ष में आएगा।
और उसी से रिलेटेड अगर कोई खाता क्रेडिट हो रहा है तो वो इस अमाउंट में आएगा। तो ऑब्वियसली जो डेबिट है वो यहाँ आएगा, जो डेबिट है वो डेबिट के सामने यहाँ आएगा, और जो क्रेडिट है वो उसकी दूरी पे यहाँ आएगा। तो डेबिट के कॉलम में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट अमाउंट होती है। कैसे होती है वो हम आगे और प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो अभी आप सिर्फ ये समझिए कि जनरल का फॉर्मेट क्या है, जिसमें डेट आती है, पर्टिकुलर आती है, LF नंबर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आती है, राइट। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या समझा, खातों के प्रकार समझ लिए, फिर हमने इसका फॉर्मेट देख लिया कि इसको कैसे लिखा जा रहा है, राइट। तो अब हम देखेंगे इसके प्रॉफिट्स क्या है। मैम जर्नल क्यों बना रहे हैं, एक कॉपी में ऐसे लिख देते हैं ना, किसको माल बेचा खरीदा ऐसे लिख देते हैं, नहीं। जर्नल बनाने के प्रॉफिट्स हैं, लाभ हैं, प्रमाण के रूप में। फर्स्ट आपको दिख रखा होगा प्रमाण के रूप में, प्रूफ, एज अ प्रूफ। कैसे, जैसे अगर हम किसी से माल खरीद कर लेकर आते हैं तो हम क्या लाते हैं, बिल लेकर आते हैं। तो वो बिल एक तरह का प्रमाण है, एक तरह का प्रमाण कैसे, एक तरह का प्रूफ है कि आप वो चीज खरीद कर लेकर आए हो। उसी तरह कोई लेन देन हुई है और उसको आप फॉर्मेट में लिखते हो। फॉर्मेट में कैसे, इस प्रकार से आप लिखते हो दिनांक वाइज अमाउंट और सब लिखते हो, तो वो एक तरह से क्या है, प्रमाण के रूप में है। कौन, जर्नल। जर्नल एक तरह से प्रमाण है कि ये लेन देन हुई है इस तारीख की, राइट। तो हमें प्रॉफिट होता है इससे कि हमें क्या है, हमारे पास प्रूफ है। सेकंड, तिथि अनुसार अभिलेखन किया जाता है, डेट वाइज। जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन हुई वो ट्रांजैक्शन लिखते हैं, हमने देखा ही था। तो क्या होता है, तिथि अनुसार अभिलेख होते हैं। उसी तरह व्यवहारों का स्पष्टीकरण होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसको स्पष्टीकरण कैसे किया जाता है, कि जैसे ये हमने लिखा था, आपने देखा कि डेट लिख रहे थे, डेबिट क्रेडिट लिख रहे थे, अमाउंट लिख रहे थे, राइट। ये आपने ये गौर करा, ये क्या है, ये है नरेशन। नरेशन को हम बोल सकते हैं संक्षिप्त करना। जो भी लेन देन हुई है, सपोज आपने माल बेचा खरीदा, उसके बारे में छोटी सी टिप्पणी करना कि ये ट्रांजैक्शन हुई, ताकि उसको देखते ही याद हो जाए। अब आप कैसे करते हो, जैसे आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हो, फिर एक छोटी सी समरी लिखते हो ना कि ये हुई, ताकि आप समरी देखते ही आप जान जाते हो कि वो पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है। उसी तरह नरेशन भी है कि जो इतनी लंबी जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई है इतनी बड़ी, तो वो क्या कहना चाह रही है, तो हम नरेशन को क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं कि लेन देन क्या कहना चाह रही है। सपोज माल खरीदा तो हम यहाँ लिख देते हैं गुड्स परचेस्ड, ताकि उस एंट्री को देखते ही हमें पता चल जाए। तो जनरल के जो लाभ है वो भी ये कह रहे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उसका स्पष्टीकरण बहुत अच्छे से दिया होता है, वो हमें देख के पता चल ही जाता है नरेशन से, राइट। अब 4 है खाता बही में खतौनी में सहायक। अब हम खाता बही खतौनी आगे पढ़ेंगे, पर आप ये समझिए अगर जनरल नहीं है तो हम लेजर नहीं बना सकते हैं। लेजर को खाता बही कहा जाता है, जहां हम अलग अलग खाते बनाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जब तक जनरल नहीं बनती है तब तक हम लेजर नहीं बना सकते, और लेजर हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यही है कि जनरल के प्रॉफिट्स क्या है, कि एज अ प्रूफ है, डेट वाइज है, क्लियरिफिकेशन है ऑफ ट्रांजैक्शन, और बेस है किसका, लेजर का, राइट। अब मैम आपने हमें बताया खातों के प्रकार क्या हैं, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर 2 खाते प्रभावित होते तो डेबिट क्रेडिट करना सिखाया। 3 जो हमारे गोल्डन रूल्स हैं उनके बारे में आपने चर्चा करी, और साथ ही साथ हमें आपने फॉर्मेट बताया। तो क्या फॉर्मेट यहीं तक है, ये खातों के प्रकार सिर्फ हमने यही जाने, नहीं, हम आज ये भी देखेंगे कि कोई व्यवहार है, कोई ट्रांजैक्शन है, कोई लेन देन है, तो वो कैसे इफेक्ट होती है और जनरल बुक में उसको कैसे लिखा जाता है। अभी हम ये देखेंगे कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं और कौन से खाते प्रभावित नहीं हो रहे हैं, ये देखेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल आया है अपने सामने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।
प्रेम प्रकाश है कोई जिसने बिजनेस स्टार्ट करा है। प्रिपेयर द एनालिटिकल टेबल ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ November 2016 एंड स्टेट विच इज अकाउंट्स विल बी इफेक्टेड बाय इच ट्रांजेक्शन। ऑल्सो स्टेट विद द रूल्स डेट विच इज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड। आपको पता लगाना है कि ये जो व्यवहार हुए हैं प्रेम प्रकाश के बिजनेस में, तो प्रेम प्रकाश के बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं तो आपको पता लगाना है कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, ये लिखा हुआ है, राइट। तो हम अभी बता देंगे। क्यों बता देंगे? हमने नियम पढ़े हैं, नियम तो हमें भूलने ही नहीं। कौन से? वही 3 साथी, राइट। तो बढ़े आगे। 2016 नवंबर को क्या हुए हैं? लेन देन हुए हैं। तो 1 जनवरी को प्रेम प्रकाश ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया। अभी हम सिर्फ ये जानेंगे डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है, राइट। तो प्रेम प्रकाश ने नगद से क्या करा है? व्यापार प्रारंभ किया। नगद मतलब कैश लगाई है। प्रेम प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने आपको शब्दावली में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? याद करो। मैंने पढ़ाया था जब व्यापारी द्वारा शुरुआत में जब बिजनेस में पैसा लगाया जाता है कि हम बिजनेस करेंगे तो अच्छा खासा इतनी अमाउंट लगा के, तो वो जो अमाउंट लगाई जाती है ना, विनियोग करा जाता है बिजनेस में, उसको कैपिटल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। आपको याद आना चाहिए, राइट। ये हमें पता चल गया पूंजी है। और पूंजी याद आते ही आपको पता चलना चाहिए एक अवधारणा बताई थी, पृथक अस्तित्व की अवधारणा बताई थी ना। वो क्या कहती थी? वो कहती थी बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, इसलिए पूंजी जो है वो व्यापारी को क्या करनी है? कभी ना कभी व्यापार को जो है व्यापारी को चुकानी है, ठीक है। तो वो हम क्या मानते थे? बिजनेस का दायित्व मानते थे। तो इसमें क्या है? सबसे पहले प्रेम प्रकाश ने कैपिटल लगाई है। बोला नहीं है कि मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई, लेकिन हमें समझना है। कैसे समझना है? क्योंकि हमने क्या पढ़े हैं, इसके जो भी अवधारणाएं पढ़ी है उसमें जाना ही है कि क्या है, शब्दावली में पूंजी कहा है, राइट। तो इसने क्या करा है? कैश लगा के, ये कैश लगा के क्या करा है? एक बिजनेस स्टार्ट करा है। तो ये जो कैश लगाई है वो क्या कही जाएगी? कैपिटल पर कही जाएगी। बिजनेस की क्या कही जाएगी? कैपिटल पर कही जाएगी। तो जब हम बिजनेस की कैपिटल लगाते हैं और कैपिटल को हमने दायित्व माना है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो अब हम इसका लेखा कैसे करेंगे? साथ ही साथ कैश भी है, कैश भी लगाई है। तो ये जो लेन देन है वो क्या कहना चाह रही है कि कैश बिजनेस में लगाई है। आने वाली वस्तु को डेबिट करो। कौन सा नियम कहता है आने वाली वस्तु को डेबिट करो? रियल अकाउंट का नियम। रियल को वास्तविक, वास्तविक खाता कहता है आने वाली वस्तु संपत्ति को डेबिट करो। तो जब बिजनेस है, बिजनेस में कैश लगाई है, तो ये जो कैश है वो भी तो वस्तु संपत्ति है बिजनेस की, तो उसको हम डेबिट करेंगे, राइट। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसका एक फॉर्मेट है। सबसे पहले हम डेट लिख देते हैं क्योंकि डेट तो हमें भूलनी नहीं है। तो 1 है डेट, 1 तारीख को ही नवंबर को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये लीजिए नवंबर 1 आ गया। अब प्रभावित होने वाले खाते कौन से होते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं। एक तो हो रहा है प्रभावित होने वाला खाता कैश का और एक हो रहा है कैपिटल का। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? पहला हो रहा है कैश का, कैश अकाउंट, और दूसरा हो रहा है कैपिटल। एक खाता हो रहा है कैश का, दूसरा हो रहा है कैपिटल का। कैश से कौन प्रभावित हो रहा है? कैश से हो रहा है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। और ये वास्तविक खाता क्या कहता है? व्यापार में आने वाली वस्तु को, आने वाली संपत्ति को क्या करो? डेबिट। आने वाली संपत्ति को क्या करो? डेबिट करो, राइट। आपको समझ में आ रहा है लेन देन क्या, कैसे चल रही है लेन देन? वापिस आइए। प्रेम प्रकाश ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्ट करा है, कैश आई है बिजनेस में। जब पैसा लगाया है तो बिजनेस में पैसा आया है, आने वाली वस्तु को क्या करो? डेबिट करो। कैसे करा? ये हमने डेबिट कर दिया। कैश लगाई है, रियल अकाउंट से क्या होगा? वस्तु है, संपत्ति है, संपत्ति जब व्यापार में आती है तो डेबिट करो। ठीक है, कितनी लगाई है? 1 लाख लगाई है, तो 1 लाख से ही क्या होगी? डेबिट होगी। कैश 1 लाख से डेबिट होगी। कैश का खाता
ये देखिए अकाउंट, कैश का अकाउंट क्या होगा, 1 लाख से डेबिट होगा। क्यों होगा, रियल अकाउंट का नियम कहता है आने वाली संपत्ति को डेबिट करो। हमने कर दिया। मैम दोहरा लेखा प्रणाली, दूसरा खाता कौन सा है, दूसरा खाता है कैपिटल का। तो कैपिटल किससे हुआ, पर्सनल अकाउंट से। क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का नियम, कहता है देने वाले खाते को, देने वाले व्यक्ति को क्या करो, क्रेडिट करो। कितना दिया, 1 लाख। अब देने वाला व्यक्ति कौन है, देने वाला व्यक्ति कौन है, व्यापारी है। और मैंने आपको बताया था व्यापार में व्यापारी का नाम उसके लेन देन में कभी भी नहीं आता है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं, वो हमारी पूंजी है, ठीक है। तो कैपिटल क्या हो गई, हमारी पूंजी है। और पर्सनल अकाउंट से कैसे, देने वाला कौन था, व्यापारी था, और उसको क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। कैपिटल को हम व्यक्तिगत खाते के रूप में दर्शाएंगे। तो व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है, देने वाले व्यक्ति को क्या करो, क्रेडिट करो। हमने देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कर दिया। देने वाला कौन था, बिजनेसमैन था, और बिजनेसमैन का नाम नहीं आएगा तो हम क्या लेंगे, कैपिटल लेंगे। तो ये यहां पर पहली ट्रांजैक्शन क्लियर हो गई। अब दूसरी है, दूसरी है 3 तारीख को, नवंबर 3 को माल खरीदा, परचेज गुड्स, कितना, 40,000 का। क्या करा है, माल खरीदा है, परचेज गुड्स करा है 40,000 का। बिजनेस स्टार्ट हो गया, पैसा लगा दिया, लेकर आ गए गुड्स 40,000 का। अब देखते हैं कौन से खाते प्रभावित होंगे। सबसे पहले परचेज करा है गुड्स, तो एक तो होगा परचेज का खाता, परचेज अकाउंट, राइट। और दूसरा क्या होगा, कैश गई होगी, तो कैश का खाता। कैसे गई होगी मैं भी बताती हूँ। आप माल खरीदने गए, राइट, माल खरीदने गए तो माल व्यापार में आया, स्टॉक जो है बिजनेस में आया तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कौन से नियम से डेबिट करेंगे, रियल अकाउंट के नियम से क्या करेंगे, डेबिट करें। व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करो। तो व्यापार में आई जो वस्तु क्या, स्टॉक है, माल है, लेकिन उसका नाम नहीं आएगा। नाम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है उसमें जो स्टॉक है तो वो तो रोज खरीदा और बेचा जाता है, तो हमें पता है हमारा माल क्या है, तो उसके लिए हम क्या यूज में लेंगे, परचेज। अगर खरीद रहे हैं तो परचेज लेंगे, और अगर बेच रहे हैं तो सेल्स का यूज करेंगे। ये दोनों मैंने टर्मिनोलॉजी में सिखाया था, खरीदते तो परचेज, बेचते तो सेल। अब क्या हो रहा है, माल खरीद रहे हैं तो इसमें क्या होगा, परचेज का खाता डेबिट होगा, ना कि माल का। क्यों नहीं होगा, मैंने बता दिया, माल के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, राइट। किसका, परचेज और सेल का। तो जब हम माल खरीदेंगे तो व्यापार में आएगा माल, तो आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे रियल अकाउंट के नियम से। साथ ही जब हम माल खरीदने जाते हैं तो कैश जाएगी। अगर हम कुछ चीज खरीदने जाते हैं, सपोज आप शॉप पर गए, ठीक है, और कुछ मोबाइल ही खरीदने चले गए, तो आपके पास मोबाइल तो आया लेकिन साथ के साथ पैसा भी तो गया, तो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो रियल अकाउंट के नियम से। तो कैश गई है, कैश जा रही है, जाने वाले खाते को क्रेडिट करेंगे, राइट। अब हम इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, हमारी लेन देन है 3 तारीख की, तो यहाँ आ जाएगा नवंबर 3। कौन कौन सा खाता, एक तो परचेज का खाता, क्या कहता है, क्यों हो रहा इफेक्ट, परचेज का खाता रियल अकाउंट के नियम से। रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, आने वाली वस्तु संपत्ति को डेबिट करो। तो माल जब हमने खरीदा तो माल व्यापार में आया, तो आने वाली संपत्ति को क्या करो, डेबिट करो। ये हमने डेबिट कर दिया, कितने से करेंगे, 40,000 से, तो 40,000 से डेबिट हो गया। परचेज का खाता डेबिट हुआ, क्यों हुआ, रियल अकाउंट का नियम कहता है आने वाली संपत्ति को डेबिट करो, राइट। उसी तरह दूसरा कौन सा खाता प्रभावित हुआ, कैश का, नकद का। नकद का खाता क्यों प्रभावित हुआ, वो भी इसलिए हुआ क्योंकि रियल अकाउंट का नियम कहता है
रियल कौन, वास्तविक खाते का नियम कहता है, क्या कहता है, व्यापार से जाने वाली संपत्ति या वस्तु को क्या करो, संपत्ति या वस्तु को क्या करो, क्रेडिट करो। तो हमने क्या करा, क्रेडिट करा। क्यों? क्योंकि कैश गई, जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट कर रहे हैं, कितने से, 40,000 से। यही इसकी क्या हो गई, हमने पहचान कर ली। कैसे पहचान कर ली, लेन देन क्या थी हमारी, लेन देन ये थी कि हम क्या कर रहे थे, माल खरीद रहे थे। माल खरीदते तो माल व्यापार में आया था, आने वाली वस्तु को हमने डेबिट करा था, आने वाली वस्तु को हमने डेबिट करा था। कौन से नियम से करा था, रियल अकाउंट के नियम से करा था। तो कौन सा खाता है जो प्रभावित हुआ, परचेज का खाता प्रभावित हुआ, राइट। उसी तरह जब हम खरीदने गए तो पैसा दे भी दिया, तो जाने वाली वस्तु को हमने क्या करा, क्रेडिट करा। किसके नियम से करा, रियल अकाउंट के नियम से। तो गई क्या थी, कैश गई थी, तो कैश के खाते को हमने क्या करा, क्रेडिट करा। ये देखिए, कैश के खाते को हमने क्रेडिट कर दिया, राइट। उसी तरह थर्ड है, थर्ड क्या है, नकद माल बेचा। क्या लिखा है इसमें, नकद माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 25,000 रुपये। बिजनेस स्टार्ट हो गया है, कैश लगा दिए, परचेज भी करी, अब माल बेच रहे हैं नवंबर 5 को कि इन्होंने क्या करा, माल बेचा है। और माल कैसे बेचा है, नकद में, यानी जैसे ही बेचा और पैसा आ गया, यानी नकद वापस आ गई। तो अब हम देखेंगे कि कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो खाते होंगे, एक तो क्या होगा, जब माल बेचा होगा, सोल्ड करा होगा, तो माल व्यापार से गया होगा, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे। किसके नियम से, रियल के नियम से। फिर तो जाने वाली वस्तु क्या है, माल है, और माल के लिए बताया था सेल्स का उपयोग करेंगे, ठीक है। माल के लिए परचेज और सेल का यूज करते हैं। अगर कोई संपत्ति होती है तो उसका नाम आता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे आएगा। तो यहाँ क्या होगा, वस्तु जा रही है तो सेल का खाता इफेक्ट में आएगा। क्यों आएगा, रियल अकाउंट के नियम से। उसी तरह जब माल बेचेंगे तो कैश भी तो बिजनेस में आएगी। सपोज आप एक बिजनेस करते हो, कोई भी, जैसे आप सोचते हो कि मैं फ़ोन का ही क्या करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, फ़ोन खरीदूंगा और बेचूंगा, ठीक है। आप क्या करते हो, बेचते हो, 10,000 का एक मोबाइल बेचा और कैश बेचा, यानी आपके पास पैसा आ गया, तो कैश आई ना, आने वाली वस्तु को डेबिट करोगे रियल अकाउंट के नियम से। तो एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट में आया, कैश का खाता। और माल बेचा है तो मोबाइल आपके पास से चला भी गया, माल आपके पास चला भी गया, सेल हो गई, तो सेल का खाता क्रेडिट होगा, क्योंकि जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो रियल अकाउंट के नियम से। अब कैसे इसको रखेंगे एंट्री में, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। नवंबर 5, राइट, नवंबर 5 को क्या करेंगे कि कैश का खाता, कैश का खाता इफेक्ट में आएगा। क्यों आएगा, रियल अकाउंट के नियम से। क्या कहता है रियल अकाउंट का नियम, आने पर, आने वाली वस्तु को, आने वाली वस्तु व संपत्ति को, कैश हमारी संपत्ति है, मैंने संपत्ति में आपको समझाया ही था। तो आने वाली वस्तु व संपत्ति को क्या करो, डेबिट करो। तो हम डेबिट करेंगे किसको, कैश के अकाउंट को। क्यों करेंगे डेबिट मैम, डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि आने वाली वस्तु को डेबिट करो, रियल अकाउंट का नियम कहता है। जब हम माल बेचेंगे, जब आपने मोबाइल बेचा तो आपके पास पैसा आया, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, आने वाली वस्तु को डेबिट करो। क्यों करो, रियल अकाउंट का नियम कहता है कि आने वाली वस्तु को डेबिट करो। आया क्या, कैश है, तो कैश का खाता डेबिट होगा, राइट। तो उसी तरह अब हम क्या करेंगे, ये भी देख लेते हैं। कि साथ ही साथ माल भी गया है, माल गया है तो सेल का खाता इफेक्ट में आएगा, सेल्स का खाता इफेक्ट में आएगा। तो ये लीजिए सेल्स का खाता क्यों आया, रियल अकाउंट के नियम से। क्या कहता है रियल अकाउंट का नियम, जाने वाली, व्यापार से जाने वाली संपत्ति, वस्तु को क्या करो, व्यापार से जाने वाली वस्तु व संपत्ति को क्रेडिट करो।
अमाउंट थी हमारी 25,000। राइट, तो जब हमने माल बेचा तो कैश का सबसे पहले रियल अकाउंट इफेक्ट हुआ, क्योंकि आने वाली वस्तु क्या थी, कैश थी। जब माल बेचा तो कैश आई, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, तो कैश के खाते को हमने क्या करा, डेबिट करा। क्यों करा, रियल अकाउंट का नियम कहता है। उसी तरह जो माल था व्यापार में, जब हमने बेचा तो माल गया, जो हमने बेचा तो माल गया, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। किस अकाउंट के नियम से, रियल अकाउंट के नियम से। तो गई क्या, सेल। जब हमने बेचा सेल गई, तो सेल का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से। राइट, अभी हमें सिर्फ लेन देनों को लेना है और पहचानना है कि प्रभावित वाले खाते कौन से हैं, प्रभावित होने वाले खातों का प्रकार कौन सा है और नियम क्या कहता है उन खातों का, वो ही हमें अभी ध्यान रखना है। राइट, तो अब है हमारा नेक्स्ट लेन देन, वो है 8 का, महेश से माल खरीदा। क्या है, कोई महेश है, एक पर्सन सप्लायर है, तो महेश से माल खरीदा है। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, कितने से, 30,000 से। एक पर्सन है, महेश से हमने क्या करा, माल खरीदा है। अब आप खुद सोचिए कि क्या होगा जब माल खरीदेंगे, महेश से माल खरीदा तो माल व्यापार में आया, आने वाली वस्तु संपत्ति को डेबिट करो रियल अकाउंट के नियम से। राइट, तो हम डेबिट भी करेंगे। तो आने वाली वस्तु क्या है, गुड्स है, तो हम परचेज के खाते को लेंगे। गुड्स के लिए मैंने आपको बताया ही है, परचेज का खाता डेबिट होगा। साथ के साथ महेश एक पर्सन भी है। आप देखिए महेश, तो महेश कौन है, देने वाला है या प्राप्त करने वाला। जब हम महेश से माल खरीदेंगे तो माल देने वाला कौन हुआ, महेश हुआ। तो महेश का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि खाता कौन सा है। तो पहले तो परचेज का खाता होगा, फिर महेश का खाता इफेक्ट में आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो हम अभी देखते हैं। तो पहले आएगा परचेज का अकाउंट, क्रय खाता, परचेज अकाउंट। क्यों आया मैम, रियल अकाउंट का नियम कहता है, क्या कहता है, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, आने वाली वस्तु संपत्ति माल को डेबिट करो। तो हमने डेबिट कर दिया। कितने से है, 30,000 से। ये लीजिए नवंबर, नहीं, राइट। तो परचेज के खाते को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं डेबिट, क्योंकि आने वाली वस्तु को डेबिट करो कौन कहता है, रियल अकाउंट का नियम। जब हम माल खरीदने गए तो माल व्यापार में आया, आने वाली वस्तु को क्या करो, डेबिट करो, कौन कहता है, रियल अकाउंट का नियम। तो हम डेबिट किसको करेंगे, परचेज के अकाउंट को। साथ ही साथ महेश भी तो है, तो महेश का खाता इफेक्ट में आएगा। कैसे आएगा महेश का खाता इफेक्ट में, क्योंकि देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, कौन सा नियम कहता है, पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है। देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो 30,000 से। क्यों करो, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है देने वाले को क्रेडिट करो। तो हमने देने वाला कौन है, महेश है, तो महेश का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहां पता चला हमें कि क्या है, परचेज जब कर रहे हैं, महेश से कर रहे हैं, महेश देने वाला हुआ तो महेश का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही जब हम परचेज करेंगे तो माल व्यापार में आएगा, आने वाली वस्तु को डेबिट करो। तो हमने परचेज के खाते को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। आने वाली वस्तु है, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, रियल अकाउंट के नियम से हमने इसको डेबिट कर दिया। तो ये हमने अभी जाना कि कोई भी लेन देन है तो लेन देन पे कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है, वो खाते का प्रकार कौन सा है, उसका नियम क्या कहता है, और डेबिट किसको करना, क्रेडिट किसको करना है। ठीक है, तो हम जब जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे आगे तो उसमें हम इसको कैसे रखेंगे तो वो मैं पढ़ाऊंगी। इन्हीं एंट्रीज के आधार पर आपको क्लियर करवाऊंगी कि इनको हमें वापस लिखना कैसे है। कोई एक बिजनेसमैन है, उनके लेन देन है, तो लेन देन को पहले पहचानो कि कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। जैसे नगद और कैपिटल का इसमें हो रहा था,
कैश का और कैपिटल का हो रहा था, उसी तरह स्टॉक का और कैश जारी थी तो हो रहा था, उसी तरह माल बेचा तो माल आ रहा था, कैश जारी थी, उसी तरह महेश से माल खरीदा था तो माल खरीदने वाला खाता और महेश का खाता, यानी दो खाते तो प्रभावित होंगे ही ना। अगर हम एक को डेबिट करें तो एक को क्रेडिट भी करेंगे। उसी तरह हमने इनको क्या करा, इनको इनके फॉर्मेट में लिखा कि अगर हमने कैश लगाई है तो कैश व्यापार में आ रही है, आने वाली वस्तु को डेबिट करो रियल अकाउंट के नियम से। तो हम डेबिट किसको करेंगे, डेबिट कहाँ करेंगे, जनरल बुक में, वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन हम अभी देख रहे हैं डेबिट किसको करना है, तो डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को रियल अकाउंट की वजह से। उसी तरह कैपिटल को क्रेडिट करेंगे पर्सनल अकाउंट के नियम से कि देने वाले को क्रेडिट करो। बिजनेस में पैसा किसने दिया था, व्यापारी ने दिया था, और जब व्यापारी बिजनेस में पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं, तो कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया था, बिल्कुल कर दिया। उसी तरह क्या करा, जब हमने माल खरीदा था तो माल खरीदा था, आने वाली वस्तु संपत्ति को डेबिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। किसके नियम से करेंगे, रियल अकाउंट के नियम से करेंगे। तो हमने रियल अकाउंट के नियम से परचेज का खाता डेबिट करा, राइट। माल के केस में परचेज ही, अब माल है बिजनेस का, हर बार खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, तो हम परचेज और सेल का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई संपत्ति होती है तो संपत्ति का नाम लेंगे। उसी तरह क्या होता है आगे कि हमने कुछ बेचा तो कैश आई, आने वाली वस्तु संपत्ति को डेबिट करो रियल अकाउंट के नियम से, हमने कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उसी तरह अगर हमने कुछ बेचा है तो माल गया है तो जाने वाली वस्तु को क्या करो, क्रेडिट करो। क्यों करो, रियल अकाउंट का नियम कहता है जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। तो गया क्या, माल गया, माल के लिए क्या है, सेल है, जब हम सेल करेंगे तो जाएगा और खरीदेंगे तो आएगा, परचेज करना कहेंगे, राइट। उसी तरह हमने क्या करा, परचेज करा महेश से, कोई एक महेश पर्सन है उससे परचेज करा, तो परचेज करने पर व्यापार में वस्तु आएगी, रियल अकाउंट के नियम से आने वाली वस्तु को डेबिट करो, हम डेबिट करेंगे परचेज के अकाउंट को। साथ ही क्या करेंगे, महेश जो है, महेश कौन है, देने वाला है, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। किस नियम से, पर्सनल अकाउंट का नियम। व्यक्तिगत खाता कहता है देने वाले को डेबिट करो, तो देने वाला कौन हुआ, महेश, और महेश का खाता क्रेडिट हुआ। इन दोनों लेन देनों में अंतर है। यहाँ महेश का नाम इसलिए आया क्योंकि उधार लेन देन है, कुछ बोला नहीं है। जैसे आप कुछ खरीदने गए, आपने बोला मैंने ये चीज खरीदी, तो यही मानी जाएगी कि वो नकद है। बिजनेस के अंदर एक फॉर्मूला है कि अगर कुछ नहीं बोला है तो नगद व्यवहार माना जाएगा, कि अगर मैंने माल खरीदा है तो माना जाएगा कैश पेमेंट करके मैंने माल खरीदा। लेकिन अगर पार्टी का नाम आया है, सामने वाले व्यक्ति का नाम आया है और कुछ नहीं लिखा है, तो हमें समझना है कि वो लेन देन उधार है, तो उसमें पार्टी का नाम आएगा। यहाँ कैश का नाम इसलिए आया क्योंकि व्यवहार कैश में था, नकद में था। लेकिन साथ ही यहाँ महेश का नाम इसलिए आया क्योंकि महेश से खरीदा था। मैंने बताया है जब हम पार्टी का नाम आता है तो ट्रांजैक्शन को उधार समझना है। तो हम ऐसी एंट्रियों के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे कि इनकी आगे जनरल में जो है लिखा कैसे जाएगा, रिकॉर्ड कैसे करा जाएगा, इन्हीं नियमों के आधार पर। तब तक आप इन नियमों को रिपीट करते रहिए, याद करिए कि गोल्डन रूल्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ लंबे समय तक चलेंगे तो आपको याद रखना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।